हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिज़िक्स मंत्रा। आज हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 4 ऑफ पेपर 1 फॉर द क्लास 12th। बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी एक्सप्लेन कि ये लेक्चर किन किन लोगों के लिए है, किसे किसे लेक्चर देखना चाहिए। तो जितने बोर्ड वाले हैं इंडिया में सभी ये लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा नीट वाले बंदे जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जेईई मेंस लिखने जा रहे हैं, उन सब के लिए ये लेक्चर है। इसके अलावा जो नेट गेट सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, बेस ठीक नहीं है, तो वो भी ये क्लासेस ज़रूर देखें। तो इसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूँगा। फ़िलहाल इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन और उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊँगा। तो मैंने पूरा जो मोस्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है, और अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो एनसीईआरटी देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको वही मिलेगा, समरी यही मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों, इससे पहले मैं आपको क्लास से लिंक कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था इससे पहले का चैप्टर, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि चार्जेस रेस्ट में थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। यहां पर चार्जेस मोशन में होगा। करंट किसे बोलते हैं? व्हेन चार्जेस आर मोशन दे कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। तो यहां पर हम चार्जेस के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी करंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्टेडी करंट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का एक इलेक्ट्रिक करंट का एक बेसिक नेचुरल एग्जाम्पल है लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो उसमें जो आप बरसात के दिनों में देखते हो, तो इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, बट इट इज द करंट ड्यू टू दिस इज नॉन स्टेडी। लेकिन जो टार्च और बैटरी में करंट फ्लो होता है वो स्टेडी करंट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टेडी करंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टेडी करंट यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी। तो स्टेडी करंट क्या होता है? ये कांस्टेंट करंट होता है जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता। इफ स्टेडी करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, देन चार्ज फ्लोइंग आउट थ्रू ए पॉइंट विल बी इक्वल टू द चार्ज फ्लोइंग इन। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसको स्टेडी कब कहेंगे? जब किसी पॉइंट से जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना ही चार्ज अगर बाहर भी उस पॉइंट से जाए तो हम बोलेंगे कि स्टेडी करंट है। दूसरी बात, स्टेडी करंट, अगर किसी वायर में स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं पे भी, किसी भी एरिया में, बहुत सारे एरियाज आप ले सकते हो ना कंडक्टर के अंदर, किसी भी एरिया में चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना। चार्ज कहीं भी थ्रू आउट द कंडक्टर जमा नहीं होने चाहिए। अगर चार्जेस जमा होंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो करंट स्टेडी नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल है, एज वी ऑन ए डीसी पावर सप्लाई, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू ए मैक्सिमम वैल्यू एंड सफर्स फ्रॉम सम फ्लक्चुएशन एंड अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द करंट बिकम स्टेबल। दिस स्टेबल वैल्यू इज कॉल्ड स्टेडी करंट। यानी डीसी पावर सप्लाई जब ऑन करते हैं ना, तो चार्जेस धीरे धीरे फ्लो होते हैं, फिर उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचते हैं, और फिर मैक्सिमम वैल्यू के बाद फ्लक्चुएशन के बाद अब करंट जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो इसी स्टेबल करंट को हम बोलते हैं स्टेडी करंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। जो बेसिक्स आपने पढ़े थे, चार्ज अगर फ्लो करता है यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो जितने चार्ज फ्लो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। ठीक है ना। यहां पर डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दी वो ये है, इट इज डिफाइंड एज द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन टाइम इंटरवल टी, रिप्रेजेंटेड बाय आई। नेट चार्ज, करंट क्या है? नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया, किसी एरिया के अक्रॉस जो नेट चार्ज फ्लो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेट चार्ज, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद करने वाली, नेट चार्ज जो फ्लो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी एरिया से टाइम इंटरवल टी में, उसको हम बोलेंगे करंट।
सो अगर क्यू नेट चार्ज पास हो रहा है किसी एरिया से तो करंट किसके बराबर होगा, क्यू बाई टी। एंड दिस इज फॉर स्टीडी करंट के लिए। ये जो डेफिनेशन है वो स्टीडी करंट के लिए ही है, ठीक है। तो जहां पर नेट करंट क्या हो, नेट चार्ज क्या होता है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेट चार्ज इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो Q प्लस क्या है, नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया, और Q माइनस क्या है, नेट अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया। तो Q प्लस और Q माइनस का डिफरेंस जो है वो Q नेट कहलाता है, नेट चार्ज फ्लोइंग। मतलब अगर किसी एरिया से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा Q प्लस, ये कहलाएगा Q माइनस। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा Q प्लस माइनस Q माइनस, उसको हम बोलेंगे नेट चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम इंटरवल t। अब ये सब का मतलब क्या है, किस किस के लिए ये एप्लीकेबल है, मैं अभी आपको समझाता हूं, अभी आप समझ जाओगे। अब आप देखो, मान लो कंडक्टर का केस लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला, कंडक्टर में जो कैरियर होते हैं, मतलब जो चार्जेस, जो करंट कैरियर बोलते हैं, यानी चार्जेस जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस मूव नहीं करते, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट फ्लो होती है कंडक्टर में, ठीक। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्यू टू जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसलिए करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होने में अब देखो, तो Q प्लस तो जीरो होगा, जो हमारी डेफिनेशन है करंट की, तो I किसके बराबर हो जाएगा, माइनस Q माइनस डिवाइडेड बाई टी। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो फील्ड के अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, तो यानी हम Q माइनस की जगह पर ले सकते हैं माइनस, क्योंकि डेफिनेशन में है Q माइनस क्या है, नेट अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड नहीं है तो यहां पर हमें क्या लेना होगा, बैकवर्ड है तो हम माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस बाई टी, ठीक है। यानी करंट फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। तो ये होगी सिर्फ हमारी कंडक्टर के लिए। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, सिमिलरली किसी में अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो की वजह से करंट फ्लो हो रही है तो Q माइनस जीरो हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q प्लस बाई टी ले लेंगे सिंपली। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो करंट फ्लो होती है वो आयंस की वजह से होती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आयन भी होते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन भी, दोनों भी होते हैं, और दोनों एक साथ फ्लो होते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो वहां पर जो करंट फ्लो होगी उसमें दोनों Q प्लस, और यानी अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होता है तो निगेटिव चार्ज जाहिर सी बात है फील्ड लगाने पर इधर फ्लो होगा। अगर फील्ड आपकी लगाई है इधर आपने, तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, निगेटिव चार्ज इधर होगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन जो है हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में लेते हैं, तो करंट इसकी प्लस की वजह से इधर फ्लो होगी और इस माइनस की वजह से भी इधर ही फ्लो होगी ना। इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही हम करंट मानते हैं, तो ये दोनों जो है Q प्लस और माइनस Q माइनस, ये दोनों एड अप हो जाएंगे, बिकॉज Q माइनस की जगह पर हम माइनस Q माइनस ले लेंगे, तो इसलिए ये वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन है आपने देखा एनसीईआरटी में दी हुई है, वो लगभग सभी केसेस के लिए है, चाहे कोई भी हो, यानी जनरल डेफिनेशन है, बहुत ही जनरल डेफिनेशन है। इसी तरह से अब आइए देखते हैं एवरेज करंट क्या होता है। लाइक एवरेज स्पीड, एवरेज करंट भी वैसे ही डिफाइंड है। अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले लो, उससे डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है इन टाइम इंटरवल डेल्टा T, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T का जो रेशियो होगा उसी को हम बोलते हैं एवरेज करंट, ठीक है ना, I एवरेज, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, उससे कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर क्यों होती है, आप अब क्योंकि देखिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी की, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए क्वांटिटी का, और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यह है कि साथ ही साथ उसके वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, यानी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ,
ये सारे लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए जो करंट होता है वो स्केलर होता है, इसीलिए मैंने इसको उसके बाद है इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट इज लाइकवाइज इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे आपने पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था वही काम यहाँ पे भी करेंगे। हमने क्या किया था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दिया था। यानी जो इंटरवल था, जो इंटरवल का लेंथ है हमारा डेल्टा टी, इसको हम स्मॉल करेंगे, इतना स्मॉल करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आ जाएगा। छोटा करते करते इंटरवल 2 सेकंड का है, 2 सेकंड से 1 सेकंड किया और छोटा किया, तो ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें करंट देगा, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, एवरेज करंट में जो टाइम इंटरवल था उसको हम क्या करेंगे, टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, तो यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस करंट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing across the cross section of the conductor at any instant of time. It is the value of ratio of delta q to delta t in time limit of delta t tending to zero. ठीक है। अब कुछ बातें हैं करंट के बारे में। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और करंट का जो कुछ ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है कि करंट फ्लोइंग इन होम अप्लायंसेज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर। जो हमारे घर में हाउस होल्ड सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। इसी तरह से लाइटनिंग में, एवरेज लाइटनिंग में जो करंट फ्लो होता है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर का फ्लो होता है। और नर्वस सिस्टम में माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होती है हमें ये समझना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर आप फील्ड में रखोगे, फील्ड का मतलब है आप यहां पर पॉजिटिव समझ सकते हो, यहां पर नेगेटिव। तो अगर आप फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। अगर ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास है, अगर आपने उसको फील्ड में रख दिया समझाने के लिए, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, ये चीज़ आप समझ लो। तो लेकिन क्या होता है कि इंसुलेटर भी होते हैं ना, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन को, अगर इंसुलेटर में हम फील्ड लगाएं तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहीं तो मूव करेगा। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 1 ग्राम वाटर में आप देखोगे कि 10⁻22 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी आप समझ लो। तो इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होगा, चाहे करंट ही लगा दो, यानी फील्ड ही लगा दो, तो भी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। और कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब हम फील्ड नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कर रहे होते हैं, कैसे विचरण कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, ये देखना है। When no electric field is present due to thermal motion, electron will collide with the fixed ions. ठीक है, थर्मल मोशन क्या होता है? थर्मल एनर्जी की वजह से वो थर्मल मोशन करेंगे। थर्मल एनर्जी क्या होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट है ना, उसको एब्जॉर्ब करके वो मोशन करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो थर्मल एनर्जी हमें बहुत कम लगती है ना, तो समझो ना कि पहले टेम्परेचर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 डिग्री सी होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब जहां पे मॉलिक्यूल का मोशन भी सीज हो जाना चाहिए। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकली होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि 0 पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूल का मोशन सीज हो जाना चाहिए। लेकिन वहां पर भी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ ना कुछ मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मोशन करते रहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर कितना करेंगे तो आप समझ लो, -273 डिग्री पर भी जब मॉलिक्यूल का मोशन सीज नहीं होता कंप्लीटली। तो अब क्या हुआ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्टर के अंदर मूव करते रहेंगे और वो आयन से कोलाइड करेंगे। तो अब ये आयंस कहाँ से आ गया आप समझो। तो मान लो एटम होता है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के जाएगा तो इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आयन बन जाएगा। तो यही होता है थ्रू आउट द कंडक्टर। क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से मूव किया तो वो आयन बन गया। अब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम के पास जाएगा, वो भी आयन बन चुका होगा क्योंकि वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा।
तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयन से कोलाइड करता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है समझ लो आप, स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की कंजर्व होती है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होती कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। हाउ एवर द डायरेक्शन इज कंप्लीटली रैंडम, लेकिन जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीटली रैंडम होती है। कोलाइड करने के बाद ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करा तो इधर वापस आएगा, कोई इधर, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसा नहीं होता है, यही नहीं होता है, ठीक है ना। बल्कि होता क्या है, होता यह है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने के बाद रैंडम डायरेक्शन में जाता है, यहां से कोलाइड के आयन से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। जितनी पॉसिबिलिटी है सब एक्सप्लोर करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अब जो समझने वाली बात है, ऑन एन तो दस ऑन एन एवरेज, इफ यू टेक द एवरेज ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉन, अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन का, जितने भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हैं उनका एवरेज लोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा होगा, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके अपोजिट भी 10 इलेक्ट्रॉन अपोजिटली मोशन कर रहे हैं, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया, 10 - 10 इक्वल टू 0, यानी कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0। तो जब चार्ज नेट फ्लो 0 होगा तो कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि नेट चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लो होगा वही करंट बनाएगा। इसी को हमने मैथमेटिकली दिखा दिया है कि इफ ई एक्सटर्नल इज 0, एक्सटर्नल फील्ड 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स से n, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी सभी इलेक्ट्रॉन की, मान लो n इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, तो उनका जो एवरेज होगा, ये एवरेज का सिंबल है, वो दैट विल बी इक्वल टू 0। और ui क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी हमने माना है उसको ui, आई क्या है, ith पार्टिकल की वेलोसिटी, जहां पर i इंडाइसेस मूव करता है 1 से n तक, 1 2 3 4 5 6 n। सो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस नो इलेक्ट्रिक करंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने आपको बताया कि जब नेट फ्लो ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कोई करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कंडक्टर के अंदर अप्लाई करते हैं, तो अभी तक जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके वापस आ रहा था उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके वापस आ रहे थे उन सब के ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उनकी वेलोसिटी कम होते होते 0 होगी, और फिर वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो इस केस में क्या होगा, सभी के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और एज ए रिजल्ट आप देखोगे तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है किसी भी एरिया से, कंडक्टर के अंदर किसी भी एरिया से जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है वो 0 नहीं करेगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील्ड जो लग रहा है ना कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करेंगे फील्ड के अपोजिट। तो इस वजह से नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 नहीं होगा, और इसलिए करंट भी 0 नहीं होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि वही पोटेंशियल दे देगा ना, पोटेंशियल मतलब एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन को वापस, जब कोलिजन के बाद आगे बढ़ने की, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने के लिए वो बार बार एनर्जी देगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर फील्ड करंट फ्लो होगा। अभी हम आगे भी देखेंगे कि उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फील्ड लगता है ना तो वो ड्रिफ्ट करता है, उसी की वजह से करंट फ्लो होता है। अभी हम आगे देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और कैसे होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन भी पढ़ना है। तो अब आइए अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो नेट चार्ज जो होता है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था, स्फीयर को अगर फील्ड में रखोगे तो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, और अंदर जो है वो नेट फील्ड 0 होता है। तो इसी तरह से अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर को भी रखोगे तो भी नेट चार्ज इसके अंदर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो आपने फील्ड लगा दिया, फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, तो यानी यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज सब एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज
जमा हो जाएंगे। तो अब देखो क्या होगा, पॉजिटिव से इसके अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव से निगेटिव एक फील्ड नहीं जमा हो जाएगा, ये फील्ड पैदा हो जाएगा ना, इधर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इधर निगेटिव, तो यहाँ पर एक इंटरनल फील्ड जो है बन जाएगा और जो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगा। अगर आप कंडक्टर के अंदर देखोगे तो ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंटरनल, एज ए रिजल्ट ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से कंडक्टर के अंदर जो है वो फील्ड 0 होता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन अगर हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, तो इसके अंदर फील्ड 0 क्यों नहीं होता है, ये सवाल अराइज होता है। तो इसके अंदर फील्ड इसलिए नहीं 0 होता है कि अब क्या होगा कि इसके अंदर जो है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फील्ड के अपोजिट। तो फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लगा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर को मूव करेंगे और ये क्रॉस सेक्शन के पास आकर के एक्यूमुलेट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैटरी इनको एक्यूमुलेट नहीं होने देगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इसके अंदर बैटरी के अंदर फ्लो कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जमा नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर ना पॉजिटिव बनेगा ना यहाँ पर निगेटिव बनेगा, दोनों एंड के ऊपर चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा और एज ए रिजल्ट इंटरनल कोई फील्ड भी डेवलप नहीं हो पाएगी, ये इंटरनल फील्ड डेवलप नहीं हो पाएगी। तो जो भी एक्सटर्नल फील्ड होगी वही इंटरनल फील्ड होगी, यानी कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 नहीं होगा अगर हम उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी की मदद से विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन अराइज होता है जो मैंने पहले बताया था कि बैटरी के अंदर स्टेडी करंट फ्लो होता है ना, और जबकि जो अगर आप कंडक्टर को फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो स्टेडी नहीं होगा। तो बैटरी के अंदर स्टेडी करंट क्यों फ्लो होता है, उसका जवाब भी यही है कि चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, जमा नहीं हो पाते। तो जब यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर जाएंगे, यहाँ पर कोई एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा। तो एज ए रिजल्ट, तो आपको पता है स्टेडी करंट क्या होता है कि कंडक्टर के किसी भी एरिया में चार्जेस का एक्यूमुलेशन 0 हो, किसी भी एरिया से चार्जेस का एक्यूमुलेशन 0 हो, तो किसी भी एरिया में चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेंगे कहीं भी जमा हुए बगैर। तो इसलिए जो करंट होगी इस केस में वो कैसी होगी, स्टेडी करंट फ्लो होगी। ठीक, तो यही बात मैंने इस पूरे, इस जो आपको ये पैरा दिख रहा है ना, ये पैरा, इसमें मैंने यही बात बताई है, ये सारी बात जो आपको मैंने एक्सप्लेन की है, ये सारी बात। तो ये बात अगर आप जानते हैं तो ठीक है। अब इसके बाद में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा हूँ सिर्फ। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एक्चुअली आती है एक्सप्रेशन से, अभी जब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली आती है। यहाँ तो सिर्फ डिफिनीशन उठा के मैंने रख दिया है कि आप समझने के लिए। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कहां से होगा, ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है ना, उन सब का जब आप एवरेज लोगे तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका अगर आप एवरेज लोगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, उनका अगर आप एवरेज लोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ऐसा ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आगे भी बताऊंगा कि ड्रिफ्ट आता कहाँ से, कैसे होता है। कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस फील्ड है ना, फील्ड में आपने रखा हुआ है कंडक्टर को, तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और इसी फोर्स की वजह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्लोली अपोजिट टू द फील्ड, स्लोली फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना, ड्रिफ्ट करेगा व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ठीक,
तो इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, फिनोमिना ऑफ ड्रिफ्ट। और इस जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी डी। तो मान लीजिए कंसीडर वी बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर एट टाइम टी। किसी क्षण टी पर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर वो टी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, एवरेज ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉन। सो वी डी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी वी आई, ठीक है ना, ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। वी आई एवरेज इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम अगले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो, इस क्लास में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप उसको ज़रूर लिंक में डालें, डिस्क्राइब करें और मैं ज़रूर उसका एक रिप्लाई दूंगा, या उसका ज़रूरत होगी तो वीडियो भी बनाया जाएगा। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये फ्री है, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। इसको लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छी लगे, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू गाइज वंस अगेन।